गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर हेमलता आकूदिया, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू से। हम बीए पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने अमेरिका की शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत व नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका में संघीय शासन की। अमेरिका की संघीय शासन व्यवस्था विश्व विख्यात है। जिस प्रकार से संसदीय शासन का जनक ब्रिटेन है, उसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका संघीय शासन का जन्मदाता है। सन 1787 में 13 राज्यों के मेल से अमेरिका का संयुक्त राज्य स्थापित किया गया था। वर्तमान में इसमें 50 राज्य सम्मिलित हैं। संघात्मक सरकार उसे कहा जाता है जहाँ संविधान के द्वारा शक्तियाँ केंद्र तथा राज्यों के मध्य बटी हुई होती है। देश का सर्वोच्च कानून संविधान होता है, जो केंद्र तथा राज्यों में संवैधानिक झगड़ों का निर्णय करता है। संघात्मक शासन प्रणाली में 2 तरह के शासन होते हैं, एक तो केंद्र का शासन, दूसरा प्रांतों का या राज्यों का शासन। इन दोनों शासनों का कार्यक्षेत्र या अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूप से सीमांकित रहता है। संघीय शासन प्रणाली में 3 तत्वों का होना अनिवार्य होता है, जिसमें पहला है लिखित संविधान, दूसरा शक्तियों का बंटवारा या वितरण केंद्र तथा राज्यों के मध्य, तथा तीसरा सर्वोच्च न्यायालय। अब हमारे मस्तिष्क में एक विचार आता है कि अमेरिका में संघीय शासन को ही क्यों अपनाया गया। ऐसे कौन से कारण थे कि अमेरिका ने संघीय व्यवस्था को अपनाया। तो जो कारण है प्रमुख रूप से उनकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। उसमें पहला है, संविधान के जनक इस तथ्य से परिचित थे कि संघात्मक व्यवस्था से स्थानीय शासन और नागरिक प्रशिक्षण के लाभ प्राप्त होते हैं। दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका का जब संविधान बनाया गया, उस समय इसके सिवाय और कोई उपाय ही नहीं था देश में संघीय व्यवस्था स्थापित की जाए। बर्न व पेंटासन के अनुसार अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने संघीय व्यवस्था को इसलिए अपनाया क्योंकि राजनीतिक दलों का संगठन विकेंद्रीकृत था और अधिकांश राज्य केंद्र के कठोर नियंत्रण से मुक्त रहने की इच्छा रखते थे। तीसरा, अमेरिका के लोग वस्तुतः शक्ति के केंद्रीकरण को सदा शंका की दृष्टि से देखते रहे तथा उनके प्रतीक एकतंत्रीय शासन को वे परतंत्रता का और शक्ति के विकेंद्रीकरण के प्रतीक संघीय शासन को वे स्वतंत्रता का प्रतिरूप समझते रहे। चौथा, अमेरिका के क्षेत्रफल की विशालता के कारण भी संघीय व्यवस्था का अपनाया जाना आवश्यक था। अमेरिका का क्षेत्रफल बहुत ही विस्तृत है। इतने विस्तृत क्षेत्र में एकात्मक शासन की स्थापना नहीं की जा सकती। वर्तमान संविधान के निर्माण से पूर्व अनेक उपनिवेश अलग अलग राज्यों के रूप में विद्यमान थे। अलग अलग रहने के कारण उनमें अपने पृथक अस्तित्व के प्रति मोह होना स्वाभाविक था, पर इसके साथ ही साथ तत्कालीन परिस्थिति जिनमें सभी को बाह्य दबाव का मुकाबला करना था, उन्हें इस बात के लिए बाध्य कर रही थी कि वे एक हो जाएं। राज्यों के पृथक अस्तित्व की मान्यता तथा सबकी एकता, दोनों बातें संघीय व्यवस्था में ही पूरी हो सकती है। अमेरिकी राज्यों में स्वाधीनता की भावना इतनी तीव्र थी कि जेफरसन, जो बाद में राष्ट्रपति बने, वह ये मानते थे कि केंद्रीय सरकार बनाना आवश्यक है, परंतु उसका संबंध केवल विदेश नीति के संचालन के लिए होना चाहिए।
जेफरसन ने तो यहाँ तक लिखा है कि हमारे संविधान का सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ व सर्वाधिक बुद्धिमत्तापूर्ण है। राज्य अपने विषयों में पूरी तरह से स्वतंत्र और संगठित हैं। केंद्रीय शासन का काम केवल विदेश नीति के संचालन तक सीमित होना चाहिए। अब हम चर्चा करेंगे अमेरिकी संघीय व्यवस्था की विशेषताओं या लक्षणों की। तो पहली विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। अमेरिका का संविधान लिखित है तथा देश का सर्वोच्च कानून है। संविधान की सर्वोच्चता का उल्लेख अनुच्छेद 6 में किया गया है और स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो भी कानून संविधान के विरुद्ध हो वे लागू नहीं हो सकते। दूसरी जो विशेषता है वह है स्वतंत्र व सशक्त न्यायपालिका। शक्ति विभाजन की रक्षा के लिए तथा इस बात को की रक्षा के लिए कि केंद्र का शासन राज्यों के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण न कर सकें, इसके लिए एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती और अमेरिका में एक सशक्त और निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। अगली जो विशेषता है वह है दोहरी नागरिकता। अमेरिका में नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है। प्रत्येक व्यक्ति को संयुक्त राज्य अमेरिका का भी निवासी है और साथ ही वह जिस राज्य का निवासी है उसका है, मतलब दोहरी नागरिकता अमेरिका में संविधान के द्वारा प्रदत्त है। अगला जो विशेषता है वह है राज्यों के अपने संविधान है। अमेरिका के संघीय संविधान में राज्यों के संविधान भी शामिल नहीं है। संघीय संविधान में केवल इतना कहा गया है कि जो शक्तियां संघ को नहीं दी गई है या राज्यों के लिए निषिद्ध नहीं की गई है वे राज्यों के लिए सुरक्षित हैं। राज्यों को इन सीमाओं में रहते हुए अपना अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा है। अगली जो विशेषता है पांचवी वह है सीनेट में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व। अमेरिका का जो उच्च सदन है उसे हम सीनेट कहते हैं और वहाँ पर प्रत्येक राज्य के 2 प्रतिनिधि सीनेट के सदस्य होते हैं। अमेरिका में 50 प्रांत है तो सीनेट की सदस्य संख्या 100 है। हर राज्य के 2 प्रतिनिधि सीनेट का में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगली जो विशेषता है वो द्वैध शासन प्रणाली है। अमेरिका में द्वैध शासन है। देश में 2 प्रकार के शासन हैं, एक तो केंद्रीय शासन और दूसरा राज्यों का शासन। केंद्रीय शासन के अतिरिक्त अमेरिका के 50 राज्यों की अलग अलग संविधान और शासन है। केंद्रीय शासन की ही भांति राज्यों की पृथक कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका है। अगली जो विशेषता है वह है संविधान में संशोधन में राज्यों की भूमिका। अमेरिकी संविधान के संशोधन में राज्यों का महत्वपूर्ण हाथ होता है। संशोधन के लिए या तो 3/4 राज्यों की सहमति आवश्यक है या कांग्रेस के दोनों सदनों के सदस्यों का अलग अलग 3/4 बहुमत हो। कांग्रेस में सीनेट तो राज्यों का ही प्रतिनिधित्व करती है, अतः जब तक 3/4 राज्य न चाहें संविधान में कोई संशोधन नहीं हो सकता। अगली जो विशेषता है वह शक्तियों का वितरण। अमेरिका में संघ और राज्यों की सरकारों को संविधान द्वारा पूर्ण मान्यता प्राप्त है और उसके अनुसार अलग अलग इकाइयों के रूप में माना जाता है। संविधान में 2 प्रकार की सरकारों के बीच शासन की शक्तियों के वितरण की व्यवस्था की गई। शक्तियों के वितरण में अमेरिका में उस सिद्धांत को काम में लिया गया है जिसे गणना व अवशेष का सिद्धांत कहा जाता है। शक्तियों के वितरण के बारे में संविधान में कहा गया है वे सब शक्तियाँ जो संविधान द्वारा संघ को प्रदान नहीं की गई तथा जो उसके द्वारा राज्यों के लिए निषिद्ध नहीं की गई, क्रमशः राज्यों के लिए या जनता के लिए
सुरक्षित है। संघ सरकार की शक्तियाँ गिना दी गई हैं तथा अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों की सरकारों को प्राप्त है। अतः कहा जाता है कि संघ सरकार की शक्तियाँ प्रदत्त है और राज्य तथा जनता की शक्तियाँ मौलिक है। संघ सरकार की शक्तियाँ राष्ट्रीय महत्व के विषय संघीय सरकार के कार्यक्षेत्र में रखे गए हैं। उदाहरण के लिए करों की वसूलियाबी, राष्ट्रीय सुरक्षा की व्यवस्था, विदेशों के साथ व राज्यों में परस्पर उद्योग व व्यवसाय का संचालन, मुद्रा निर्माण इत्यादि विषय संघ के पास है। जो संघीय सरकार की जो निषिद्ध शक्तियां हैं, संविधान की कुछ शक्तियां संघीय सरकार के लिए विशेष रूप से निषिद्ध कर दी गई है। संघीय सरकार लोगों के बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को रोक नहीं लगा सकती और सम्मान सूचक उपाधियों का वितरण नहीं कर सकती, भाषण की स्वतंत्रता पर आघात नहीं कर सके और जनता के अधिकार स्वतः निहित माने जाते हैं। राज्यों की जो निहित शक्तियां हैं वो इस प्रकार हैं। कुछ शक्तियां राज्यों की सरकारों के लिए निषिद्ध कर दी गई है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ, राज्यों को ये अधिकार नहीं है कि वे विदेशों के साथ संधि या समझौते कर सके। शांति के समय वे सेना या युद्धपोत नहीं रख सकते हैं। राज्य कांग्रेस की सहमति के बिना अंतर्राज्यीय व्यापार पर आयात या निर्यात शुल्क भी नहीं लगा सकते और न ही इनके संबंध में वे आपस में कोई समझौता कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य की सरकारें दास प्रथा नहीं रख सकती और न बंदी प्रत्यक्षीकरण, धर्म, विचार, अभिव्यक्ति व प्रेस संबंधी नागरिक अधिकारों के हनन ही कर सकती है। अमेरिकी संघ में राज्यों की जो स्थिति है वह है, राज्यों की मुख्य शक्तियाँ जिन विषयों के संबंध में वह है राज्य के अंदर व्यापार का नियमन, पुलिस, शिक्षा, दीवानी और फौजदारी कानून, स्थानीय शासन, राजमार्ग व यातायात इत्यादि। इस समय अमेरिकी संघ में 50 राज्य हैं। वे अपने क्षेत्र में वैधानिक दृष्टि से प्रभुसत्ता संपन्न है। उन शक्तियों को छोड़कर जो संघ को दी गई है और उन शक्तियों को छोड़कर जो राज्यों के लिए निषिद्ध है, शेष शक्तियों का प्रयोग करने में राज्य स्वतंत्र है। संविधान के अनुसार यदि राज्य चाहे तो संघ को नष्ट कर सकते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि कोई भी राज्य अपनी इच्छा से संघ से बाहर जा सकता है। वर्तमान समय में सभी राज्यों में केंद्रीयकरण में वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार से अमेरिकी संघीय व्यवस्था में भी केंद्रीयकरण की वृद्धि हो रही है। इसके कुछ कारण हैं। इनमें पहला है सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन। स्टूडेंट्स, जब अमेरिका का संविधान बना था तब अमेरिका का समाज एक ग्रामीण समाज था। लोग छोटे छोटे गांवों में एक दूसरे से पृथक बहुत दूरी पर रहते थे। उनकी आवश्यकताएं सीमित होती थी जो राज्य सरकारों द्वारा पूरी हो जाती थी। परंतु बाद में औद्योगिकरण आरंभ हुआ, व्यापार, यातायात तथा संचार के साधनों में वृद्धि हुई। औद्योगिकरण से अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई जिनका सामना करने में राज्य सरकारें नितांत असमर्थ सिद्ध हुई। राष्ट्रीय सरकार ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को ठीक तरह से संभालने व व्यक्ति को आर्थिक संकट से बचाने की जिम्मेदारी संभाल ली, जिसके स्वरूप राष्ट्रीय सरकार अत्यधिक कार्य करने लगी। दूसरा का जो कारण है वह है निहित शक्तियों के सिद्धांत के कारण। अमेरिका का संविधान अत्यंत ही सीमित है। इनका विस्तार से कोई बात नहीं लिखी गई है। सन 1970 में हैमिल्टन ने सुझाव दिया था कि एक बैंक स्थापित किया जाए। इस बात का विशेष विरोध जेफरसन और उसके अनुयायियों ने किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को संविधान द्वारा इस प्रकार की शक्तियां नहीं दी गई। हैमिल्टन और उनके समर्थकों ने कहा कि यह ठीक है कि इस प्रकार की कोई स्पष्ट शक्ति कांग्रेस के पास को प्राप्त नहीं है, परंतु ऐसा करने की शक्ति उन शक्तियों में छिपी हुई है। उन्होंने कहा कि संविधान में कांग्रेस को राष्ट्रीय वित्त और मुद्रा तथा नोट का नियंत्रण दिया गया है।
और यह कहा गया है कि संविधान द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार को दी हुई सब शक्तियों को क्रियान्वित करने के लिए कांग्रेस के दोनों सदनों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। कुछ समय के पश्चात निहित शक्तियों के सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। मुख्य न्यायाधिपति मार्शल ने मैकोलस बनाम मेरीलैंड के बाद निहित शक्तियों के सिद्धांत को मान्यता दे दी। अगला जो कारण है वह है गृह युद्ध। संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में सन 1861 से 65 तक हब्सियों की मुक्ति के लिए प्रश्न पर गृह युद्ध हुआ। इससे भी केंद्र सरकार की शक्तियों में वृद्धि हुई। अगला जो कारण है वह है न्यायिक निर्णय। केंद्रवाद के विकास में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों ने बहुत योग दिया। न्यायालय द्वारा संविधान के विभिन्न उपबंधों की व्याख्या इस प्रकार की गई कि संघीय सरकार की शक्ति में पर्याप्त वृद्धि हुई। असल में न्यायाधीश मार्शल ने केंद्रीय सरकार की शक्ति में वृद्धि की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने अनेक विवादों में केंद्रीय सरकार के पक्ष में निर्णय दिए। उनका कहना था कि यदि राज्य सरकारें जनता द्वारा चुनी हुई है तो केंद्र सरकार भी जनता द्वारा चुनी हुई होनी चाहिए, अतः उसे भी देश हित में कानून बनाने का उतना ही अधिकार है जितना कि राज्य सरकार। अगला जो कारण है वह है राज्यों को अनुदान। अमेरिका में राष्ट्रीय सरकार राज्यों को सामाजिक कल्याण के अनेक कार्यों के लिए आर्थिक सहायता देती है। राष्ट्रीय सरकार राज्यों को यह सहायता कुछ शर्तों के साथ देती है। सबसे बड़ी शर्त यह है कि सहायता जिस उद्देश्य के लिए दी जाए उसी पर खर्च हो। सहायता के बदले में राज्य सरकारें यह शर्त स्वीकार करती है कि राष्ट्रीय सरकार को विकास योजनाओं और नीतियों की स्वीकृति देने का अधिकार होगा। ऐसा भी देखा गया है कि अपने प्रदेश के विकास की दृष्टि से राज्य सरकार केंद्रीय सरकार को अपनी शक्तियां आर्थिक कारणों से स्वयं में सौंप देती है। अगला जो कारण है वह है अंतर्राष्ट्रीय स्थिति। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के कारण भी अमेरिका में शक्ति के केंद्रीकरण को बल मिला है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका का उदय विश्व शक्ति के रूप में हुआ है। साम्यवादी व्यवस्था तथा पूर्व सोवियत संघ और चीन उसके प्रतिद्वंदी रहे हैं। अणु शक्ति के अन्वेषण के कारण अब अमेरिका बाह्य आक्रमण की संभावना से अछूता नहीं है। शीत युद्ध की राजनीति में केंद्र का शक्तिशाली होना आवश्यक है। अगला जो कारण है वह है वैज्ञानिक खोजें। अमेरिका और रूस दोनों ही समुद्र तल और वायुमंडल की खोज में एक दूसरे से होड़ कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय सरकार अपने देश के मान और प्रतिष्ठा को विश्व भर में बढ़ाने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च कर रही है। यह कार्य राज्य सरकारें नहीं कर सकती। फलतः वहाँ लोगों में प्रादेशिक भावना घट गई है और लोग संघीय सरकार के नेतृत्व की ओर देखने लगे हैं। अगला जो कारण है वह है संवैधानिक संशोधन। समय समय पर अमेरिकी संविधान में जो संशोधन होते गए उनके कारण भी केंद्रीय सरकार की शक्तियों में वृद्धि होती गई। 16वें संशोधन द्वारा केंद्रीय सरकार को आयकर लगाने की शक्ति प्रदान की गई। इसी प्रकार से 15वें व 19वें संशोधन द्वारा मताधिकार का विस्तार किया गया, जिससे संघ सरकार की शक्ति बढ़ी। केंद्र के प्रति जनता का सम्मान। एक कारण ये भी है, जनता के हृदय में राष्ट्रीय सरकार के प्रति अत्यधिक सम्मान है। सन 1930 के आर्थिक संकट के समय राज्य लोगों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सके।
रूजवेल्ट सरकार ने देश को आर्थिक संकट से निकालकर पुनः निर्माण के मार्ग में आरूढ़ किया। जनता की रुचि व आस्था के कारण केंद्र अपने लिए अधिकांश शक्तियां प्राप्त करता जा रहा है और वह शक्तिशाली होता जा रहा है। हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका में केंद्रीकरण की इस प्रवृत्ति ने बहुत से लोगों से के मन में ये संदेह पैदा कर दिया कि क्या अमेरिका में अब भी संघ राज्य है। सच्चाई यह है कि अब हमारी संघीय व्यवस्था का अस्तित्व नहीं है और उनके पुनरुत्थान की अब उसी तरह आशा नहीं है जिस तरह सेब के फल को एक बार पेड़ से तोड़कर वापस उसके लगने की आशा नहीं होती है। तो इसी प्रकार वर्तमान समय में अमेरिका में केंद्रीकरण में अत्यधिक वृद्धि हुई है। धन्यवाद बच्चों। अगले वीडियो में हम अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स।